नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री का टॉपिक संगम जो युग था, संगम जो काल था, प्राचीन काल से, प्राचीन भारतीय इतिहास से हम ये जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इसके आज मैंने 20 प्रश्न आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। 20 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और डिस्कस कीजिए मेरे साथ, पढ़िए और जो अपना यूसी नेट की तैयारी है उसको और सुदृढ़ कीजिए और मजबूत कीजिए। संगम युग एक ऐसा पार्ट है जो जहाँ से एक या दो प्रश्न हमेशा यूसी नेट में आपको देखने को मिलते हैं। संगम युग से दो प्रश्न या उनके लिटरेचर से या फिर उनके शासकों से, काफ़ी टाइम जो वहाँ पर या स्थानीय प्रशासन रहा है वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2-3 प्रश्न जरूर संगम युग से आपको देखने को मिलेंगे यूसी नेट में। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट जो नगर था संगम युग का। ऑप्शन एक मदुरई, पुहार, कावरीपट्टनम या अरिकमेडु। ठीक है, तो इसका आंसर पुहार आ जाएगा। ठीक है, पुहार जो है संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नगर था। ठीक है, नीचे थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। पुहार था कौन सा नगर? पुहार संगम काल का एक समृद्ध बंदरगाह था। ठीक है, पतु पातु एक संग्रह है तमिल टाइम पीरियड का। उसका एक अंश है पटिन पल्ले में इसका जीवंत वर्णन मिलता है। यहाँ मजबूत तथा फुर्तीले बड़े जहाजों में लाद कर आते बैलगाड़ियां होती थी। काली मिर्च यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, बोरियों में लदी होकर आती थी। हिमालय से सोना तथा बेशकीमती पत्थर यहाँ पर लाए जाते थे। कुछ पहाड़ियों से चंदन तथा अखिल दक्षिण सागर से मोती, पूर्वी समुद्र से मूंगे, श्रीलंका से खाद्यान्न, म्यांमार से दुर्लभ उत्पाद यहाँ पहुंचाते थे। पुहार एक सर्वदेशीय महानगर था। यहाँ विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे। पुहार बंदरगाह इतना सुविधाजनक था कि विदेशों से माल लाने वाले जहाज पाल उतारे बिना ही तट पर आते थे। तो ये इंपॉर्टेंस क्या है आपका? पुहार बंदरगाह थी जो संगम कालीन थी। ठीक है, पुहार बंदरगाह क्यों इंपॉर्टेंट थी ये आपको यहाँ पर दिखाया जा सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, संगम काल में अरसर किन्हें का कहते हैं? ठीक है, संगम काल में अरसर कौन होते थे? शासक होते थे या फिर जमींदार होते थे, अमीर जो जमींदार होते थे, या फिर किसान होते थे या फिर व्यापारी होते थे। तो ऑप्शन जो ए है इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में आज मैं लेकर आया हूँ। तो शासक वर्ग जो थे वो क्या थे? अरसर। शासक वर्ग को जो है संगम काल में क्या है? अरसर कहा जाता था। ठीक है, संगम कालीन तमिल समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था। मतलब जिस तरह उत्तर काल में उत्तर भारत में भी आपका कास्ट सिस्टम वर्ग भेद देखने को मिलता था, उसी तरह से आपका दक्षिण भारत में मिलता था। किंतु चतुर्वर्णी व्यवस्था पर आधारित सामाजिक विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जाति व्यवस्था भी नहीं थी दक्षिण भारत में उस समय। लेकिन जो वर्ग है वो बटे हुए थे वर्ग के आधार पर दक्षिण भारत में भी। देखिए, जैसे अंडनार अथवा शुडुम, इनको ब्राह्मण, ये जो थे इनको ब्राह्मण कहा जाता था। मतलब ब्राह्मण को अंडनार और शुडुम कहा जाता था, आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, फिर अरसर जो थे, अरसर क्या थे? शासक वर्ग थे। ठीक है, तमिल काल में अरसर क्या थे? शासक वर्ग थे। फिर आता वेनिगर, वैश्यार या वणिक वर्ग थे। जो वेनिगर और वैश्यार अगर वर्ड आपको यूसी नेट में पूछा जाए तो ये वणिक वर्ग थे। वणिक कौन होते थे? व्यापारी लोग होते थे। ये वल्लाल या वेल्लार किसान थे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा कॉलेज कैडर में प्रश्न पूछा गया था। वल्लार और वेल्लार क्या थे? किसान थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वेल्लार। कई बार ये प्रश्न आपको यूजीसी नेट और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में देखने को मिलता है। अरसर से भी क्वेश्चन आता है, वेनिगर वैश्यार से भी आता है। तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी संगम काल की है जहां से प्रश्न आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूची दी गई है जिसमें एक तरफ शासक दिए गए संगम काल के और दूसरी तरफ उनके जो शासक का जो संबंध है कौन से वंश से था, राजवंश से था। तो यहाँ पर आप इसको मिलाइए। सिंह, विष्णु, नेदियोन, करिकाल, उदयनचेरल, चेर, पल्लव, चोल, पांडे। देखिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं मैंने दिए हैं, कूट अगर देता हूँ तो काफी लंबा प्रश्न बन जाता है। कूट नहीं दिया है, यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको मिला सकते हैं। तो सिंह विष्णु कौन सा था? पल्लव शासक आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो सिंह विष्णु क्या है? पल्लव शासक है। ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। सिंह विष्णु आ जाएगा पल्लव शासक। ठीक है, नदियों आ जाएगा आपका पांड्य शासक। ठीक है, फिर करिकाल आपका आ जाएगा चोल शासक। ठीक है, उदयनचेरल आ जाएगा चेर शासक। तो इस तरह से क्या है, आप इनको मिला सकते हैं। आपको वहां पर कूट दिया जाएगा, आप कूट को
देखेंगे और कूट देखने के बाद आप इसका जवाब देंगे। देखिए ये इसका कूट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम संगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन चोल राज्य में हुआ था, या फिर अगस्त्य सभा ने इसकी अध्यक्षता की थी, या फिर इस संगम में 549 सदस्य हुए, या फिर 499 विद्वानों ने रचनाएं प्रकाशित की। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, इसका आयोजन चोल राज्य में हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आयोजन जो है चोल राज्य में हुआ। इसका आयोजन चोल राज्य में नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन जो है वो चोल राज्य में नहीं हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर प्रश्न बनता है कि संगम युगीन जो मंत्रियों के जो वास्तविक पद थे, जो संगम काल में जो मंत्री थे, उनके जो पद थे, मंत्रियों के जो पद थे, पद नाम क्या था? अमेचार था, ठीक है, या फिर सुरभ था, या फिर मंत्री था, या फिर अमात्य था। तो जो अमेचार होते थे, अमेचार जो होते थे संगम कालीन, वो क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा अमेचार क्या है? मंत्री होते थे। मंत्री का जो वास्तविक नाम होता था, पद होता था, वो अमेचार होता था। नीलकंठ शास्त्री की बुक आती है जो उन्होंने 2 प्रशासनिक संस्थाएं संगम कालीन बताई है, उसमें एन पेरुमल अथवा पंचवरम 5 लोगों की परिषद की बात उन्होंने वहां पर की है। इसकी जो डेफिनेशन है उन्होंने यह बताई है कि यह राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करती थी तथा प्रशासनिक कार्यों में उनकी मदद करती थी, ठीक है। जो उनकी जो परिषदें थी, 2 परिषद बनी थी, एन पेरुमल और पंचावरम। तो ये क्या है? ये राजा की जो शासन करने के लिए हेल्प करती थी, मदद करती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमिचार या अमिचायन मंत्री होते थे, ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। अमिचार डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, अमियाचार या अमाईचान भी पूछा सकता है, ठीक है। इनकी भी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कठिन है, जिस तरह से चोल चेर पांडे में करवा रहा हूँ आपको, वहां पर भी टर्मिनोलॉजी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। सेनापतियार को सेनानायक को सेनापतियार कहा जाता था, पुरोहितार पुरोहित को कहा जाता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। संगम दूतार, दूतार मतलब गुप्तचर को दूतार और आर या गुप्तचर कहा जाता था, ठीक है। इस तरह से क्या है? टर्मिनोलॉजी है एडमिनिस्ट्रेशन की संगम कालीन, ठीक है। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किन बंदरगाहों में यवनों की उपस्थिति का उल्लेख है? ठीक है, ऑप्शन ए कोरेके, बी मामल्लपुरम, सी पुहार और डी शूरपाक। तो ऊपर नीचे ये हो गया यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और सी, ठीक है, ए और सी इसका आंसर आ जाएगा, कोरके और पुहार, ठीक है। कोरके और पुहार इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यवनों की उपस्थिति में कहाँ मिलती है हमारे को? कोरके और पुहार में मिल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीन राज्य के शासक पत्नी पूजा पतिव्रता पंथ का समर्थन करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेर ऑप्शन है, पांडे ऑप्शन है, फिर चोल ऑप्शन है, या फिर सिंहन ऑप्शन है। तो पत्नी पूजा होती थी, जो संगमकालीन जो शासक थे वो करते थे, समर्थन करते थे उस चीज का। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बी और सी, ठीक है। ए बी सी, आप ऊपर ए बी सी को देखिए। ए बी सी क्या था कि भाई चेर शासक भी इसका समर्थन करते थे। कौन करते थे? चेर शासक भी करते थे, पांडे भी करते थे, और चोल भी करते थे, ठीक है। सिंहल जो थे वो नहीं करते थे। सिंहल जो शासक होते थे वो पत्नी पूजा को महत्व नहीं देते थे, इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, ठीक है। शिल्पाधिक्रम के अनुसार, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि शिल्पाधिक्रम के अनुसार सेन गुट्टवन ने कौमारी की देवी की पूजा, पत्नी पूजा या इसको कणगी पूजा भी बोलते हैं, पतिव्रत धर्म के प्रतीक के रूप में प्रारंभ करवाई, ठीक है। इसमें श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम का सहयोग प्राप्त हुआ। पत्नी पूजा चेर राज्य के अतिरिक्त चोल तथा पांड्य राज्य में भी प्रचलित हो गई। सेन गुट्टवन ने कणगी की स्मृति में एक भव्य मंदिर बनाया था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कणगी की स्मृति में भव्य मंदिर किसने बनाया था? तो जो चेर शासक सेन गुट्टवन था उसने ये मंदिर बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, ठीक है। एतुत कोई संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। एतुत कोई संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। बी जो सेकंड ऑप्शन है वो है पुरनानुरु एतुत कोई का भाग है, जिसमें शौर्य की कविताओं का संकलन किया गया है। ये लिटरेचर है संगमकालीन, एतुत कोई, पुरनानेरु, ठीक है। संगम कविताओं की आगम कोटि शासकों की प्रशस्ति से संबंधित है। तिरुकुरल जो एक प्रवृत्ति रचना है जो मुख्यतः प्रेम और नैतिकता से संबंधित करती है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, अब आपने बताना है कि इसमें सही और गलत क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे इसका आंसर 1 2 4 सही है। 1 2 4 कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 1 2 4 इसका सही है। 1 2 4 देख लेते हैं। 1 2 4 क्या है? पहला है कि एतुत कोई संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, पुरनानारु
एतुत कोई का भाग है जिसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। पुरनानारू क्या है? एतुत कोई का भाग है। एतुत कोई का है सबसे प्राचीन साहित्य है, ठीक है। फिर पुरनानारू क्या है? एतुत कोई का भाग है, इसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। और चौथा देख लेते हैं तिरुकुरल, जो एक परिवर्ती रचना है जो मुख्यतः प्रेम और नैतिकता संबंधित कृति है। देखिए पुरनानारू की अगर बात करें तो वो क्या है? युद्ध या शौर्यों की संबंधित कविताओं के लिए प्रसिद्ध है। और तिरुकुरल जो एक प्रवृत्ति रचना है, ये प्रेम और नैतिकता से संबंधित कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। यहाँ जो तमिल जो साहित्य है, तमिल साहित्य से एक आधा प्रश्न हमेशा आपको यूजी नेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिरुकुरल जो है वो तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है और प्रेम से संबंधित है, ठीक है। इसके जो विषय है त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन तथा प्रणय से संबंधित है तिरुकुरल। और जो अपना दूसरा पुरनानारू है वो युद्ध और जो वीर शौर्य गाथाएं हैं उससे संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कृष्ट मोतियों की उपलब्धता के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान का क्लासिकीय स्रोतों से प्रमुखता से उल्लेख किया गया, ठीक है। उत्कृष्ट मोतियों मतलब अच्छे मोतियों की उपलब्धता कहाँ पर थी, अच्छी मोती कहाँ मिलते थे? संगम साहित्य में किस स्थान के लिए अच्छे मोती प्राप्त होते थे, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। मुजरिस, ऑप्शन बी अरिकमेडु, ऑप्शन 3 पोडुके और ऑप्शन 4 कोल्ची। तो कोल्ची इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोल्ची या कोरक्कई, ठीक है। कोल्ची और कोरक्कई दोनों समानार्थी शब्द है, मतलब कोल्ची भी इसको कह सकते हैं और कोरक्कई भी इसको कह सकते हैं। तो कोरक्कई या कोल्ची में सबसे उच्च कोटि के क्या है? मोती प्राप्त होते थे, ऐसा संगम साहित्य में लिखा गया है, ठीक है। तमिल भाषा के प्रतिष्ठित ग्रंथ कुरल का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कंबल, ऑप्शन बी ओथकुट्टन, 3 आएगा पुगलेंदी और 4 आएगा तिरुवल्लुवर। तो इसका आंसर आ जाएगा तिरुवल्लुवर, ठीक है। कुरल किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने लिखा है। प्रश्न पूछा जा सकता है, तमिल साहित्य से है, तिरुवल्लुवर ने कुरल लिखा है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज ने किस अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राज्यों का उल्लेख किया है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, चोल, चेर, सातवाहन, पांडे, ठीक है। मेगास्थनीज की बात अब होती है कि मेगास्थनीज ने दक्षिण भारत के किन राजवंश का उल्लेख किया है, तो उत्तर आ जाएगा पांडे, ठीक है। मेगास्थनीज ने पांडवों का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है वो हम देखते हैं नीचे। मेगास्थनीज कुल 153 राजाओं की सूची देता है, जिनमें से एक सुदूर दक्षिण के पांड्य देश का उल्लेख भी करता है कि यहाँ का शासन पांड्य नामक महिला चलाती थी। ये मेगास्थनीज लिखते हैं, जो हेरक्लीज की पुत्री है, ठीक है। पांड्य राज्य 365 ग्रामों का समूह है तथा इसके प्रत्येक ग्राम को प्रतिदिन राजकोष हेतु निश्चित कर देना पड़ता है। यह पांड्य राज्य में 7 वर्षीय माताओं का उल्लेख करता है। यह राज्य मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये जो वर्णन है मेगास्थनीज पांड्य राजाओं के बारे में करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग जिसमें कई शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। पांड्य युग, संगम काल, चोल काल, सातवाहन काल। तो इसका आंसर आ जाएगा संगम काल। संगम काल में बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ आपको लिखे गए हैं, जो हमने ऊपर भी अभी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीजें और भी है जो संगम काल में लिखी गई है, ठीक है। संगम साहित्य निम्नांकित किस भाषा में लिखा गया? अब बात आती है कि संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा है। कन्नड़ लिखा है, तेलुगु में लिखा है, तमिल में लिखा है या फिर मलयालम में लिखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा तमिल में, ठीक है। संगम जो साहित्य है वो टोटली तमिल में लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मणिमेखले का रचयिता सतनार क्या था, ठीक है। यहाँ पर मणिमेखले की रचना की है। मणिमेखले भी एक तमिल ग्रंथ है। मणिमेखले की रचना कौन किसने की थी? सतनार ने की थी, शीतले सतनार ने की थी। लेकिन वो था क्या? व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ठीक है। ऑप्शन ए है कृषक, ऑप्शन बी धनाढ्य अन्न व्यापारी, ऑप्शन सी उच्च पद प्राप्त राज्य अधिकारी, ऑप्शन 4 या डी राज परिवार का सदस्य। तो जो शीतले सतनार था वो धनाढ्य अन्न व्यापारी था। उसके बाद उसने क्या है, मणिमेखले नामक एक रचना लिखी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैलिर शब्द क्या है? अब वैलिर शब्द बहुत बारी डिस्कस हम कर भी चुके हैं, ऊपर भी डिस्कस किया था। ऑप्शन ए दक्षिण भारत के व्यापारी, बी आ जाएगा दक्षिण भारत के कबीले के सरदार, या सी आ जाएगा दक्षिण भारत का एक धार्मिक वर्ग, या फिर चोल सभा की मंदिर कमेटी का सदस्य, ठीक है। तो दक्षिण भारत में कबीले का सरदार इसका आंसर आ जाएगा, वैलिर जो शब्द है, ठीक है। वेल्लार हमने कृषक की बात की, वेल्लार या वैलिर कृषक की बात की। तो क्या है, संगम युग में सर्वाधिक उल्लेखनीय वर्ग वेल्लार वर्ग था, ठीक है। वेल्लार वर्ग था, ये कृषक था, कृषकों के सरदार होते थे। इनका मुख्य उद्यम जो कृषि कार्य था, ठीक है। धनिक कृषक वर्ग जिनके हाथों में अधिकांश भूमि आधिपत्य था, विल्लार या वेल्लार कहा जाते थे। एक दो तरीके से, एक वेल्लार कृषक मतलब कृषक से भी जोड़कर इनको देखा जा सकता है, और कृषक के हेड भी जोड़कर देखा जा सकता है। इनके पास अधिकांश भूमि जो है वो कृषि के लिए होती थी, ठीक है। वे सैन्य सेवा के रूप में युद्धों में भाग लेते थे, ठीक है। सैन्य सेवा के रूप में युद्धों में भाग लेते थे, राजा के लिए काम करते थे। किस पर सैन्य सेवा अगर उन्हें पैसे दिए जाए, अगर उन्हें जो उसकी जो युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए जो है वो
पैसे दिए जाते थे, राज्य की ओर से कॉइन दिए जाते थे, जो भी उस टाइम मुद्रा रही होगी, तो वो क्या है राजा के लिए लड़ते भी थे, ठीक है। उनके पास एक सेना भी होती थी। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी उनको नियुक्त किया जाता था, ठीक है। शासक वर्ग भी मुख्यतः वेलार से निकलता था, ठीक है। चोल राज्य में उन्हें वेल या आर्शु की उपाधि तथा पांड्य राज्य में उन्हें कविडी की उपाधि दी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चोल राज्य में क्या बोला जाता था, वेल या आर्शु, ठीक है। और पांड्य राज्य में उनको कविडी कहा जाता था। कविडी भी वही होते थे कृषक वर्ग के जो धनी अधिकारी होते थे, हेड होते थे, वो क्या है राजा के लिए आपका सेना का काम भी करते थे जब जरूरत पड़ती थी युद्ध के समय, ठीक है। तो अगर पांड्य राज्य में पूछा जाए तो कविडी था, चोल राज्य में उन्हें वेल या आर्शु कहा जाता था, और चेर राज्य में वेलार वर्ग था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था। तो वेलार है, वेनिगर है, पुलियन है, वरुण है। वेलार हम डिस्कस कर चुके हैं। वेनिगर इसका सही आंसर आ जाएगा। वेनिगर कौन होता था, व्यापारी होता था, ठीक है। एनियर एक वर्ड आता है, एनियर वो शिकारी वर्ग होता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए नीचे अभी एनियर हमने बात की। अरसर शासक वर्ग, ये बिल्कुल सही है। मलवर दस्यु, इसको बाद में ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एनियर शिकारी वर्ग, एनियर शिकारी वर्ग। और अगला देखते हैं वेनिगर चरमकार। तो जो इसका आंसर है वो वेनिगर जो है वो चरमकार नहीं होता था, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। अरसर शासक वर्ग होता था, मलवर दस्यु होता था, एनियर या फिर एनियर शिकारी होता था, लेकिन जो चरमकार है वो वेनिगर नहीं होता था, ठीक है। वेनिगर ऊपर हम देख सकते हैं व्यापारी था, ठीक है। संगम साहित्य में हम किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है। करिकाल, गजमुख, नेडुन, जेरियल, कुलुतुंग। तो करिकाल इसका आंसर आ जाएगा। संगम साहित्य में चोल शासक जो करिकाल है उसका वर्णन बार बार हमें देखने को मिलता है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। संगम चोल कालीन राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक शक्तिशाली चोल शासक जो था वो करिकाल था, ठीक है। संगम कालीन तंजौर के निकट वैणी या फिर वैलिर के युद्ध में उसने पांड्य तथा चेर तथा उनके अन्य सहयोगियों सहित 11 शासकों के संघ को पराजित किया था। करिकाल ने क्या किया था, चेर और पांड्य के 11 जो मिक्स जो एक यूनिट बनाई थी, उन्होंने एक संघ बनाया था, उसको हराया था। 11 शासक उसमें थे। उन्हें अपने राजकीय सत्ता के चिन्ह ढोल को खो देना पड़ा। ढोल क्या था, चेरों के लिए था, ठीक है। शासक की पीठ पर वार के जो गिद्धागल सबसे बड़े कलंक की बात है। इस तरह की बातें क्या है युद्ध में हुई थी, जब उन्होंने करिकाल ने आपका वेलिर या कोइलवेनी के युद्ध में उनको हराया था, चेर और पांडे के संघ को। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, सांबर। तो अगस्त्य जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमिल परंपरा में अगस्त्य ऋषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मणिमेखले ग्रंथ में उनके कुंभ से उत्पन्न होने की चमत्कारिक घटना का वर्णन है। परंपरा अनुसार अगस्त्य प्रथम 2 संगमों में शामिल हुए तथा प्रथम संगम में उन्होंने अगस्त्यम नामक तमिल व्याकरण की रचना की। अगस्त्यम नामक तमिल व्याकरण की रचना किसने की है, अगस्त्य ऋषि ने की है। अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत में कृषि प्रधान आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। महाभारत के अनुसार अगस्त्य ने इलवाल नामक छड़म वेशी दैत्य तथा वातापी नामक दैत्य को परास्त कर दक्षिण में प्रस्थान किया था। ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि अगस्त्यम की अगर बात की जाए, अगस्त्यम एक तमिल व्याकरण है, उसकी रचना किसने की है, तो इसमें आंसर आ जाएगा अगस्त्य ऋषि, ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व भेजा था। तो ऑप्शन चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। तो पांड्य इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पांड्य राजा जो था उस टाइम 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत मंडल भेजा था। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस करनी चाहिए, इनके आसपास की चीजों को डिस्कस करना चाहिए। छोटी वीडियो बनाई है ताकि आप बोर नहीं हो, ठीक है। लंबी लंबी वीडियो में आप बोर हो जाते हैं, पूरी वीडियो भी नहीं देखते। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी, आपने इसको पूरा देखना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन जो है वो संगम काल से जरूर बनेंगे, उनके लिटरेचर से, शासकों से, चेर चोर पांड्यों से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। चेर चोर पांड्य से मैं अलग से वीडियो शासकों पर बना के लाऊंगा, ये थोड़ा लिटरेचर की तरफ था। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसके अंतर्गत नहीं आती थी। चेर चोर पांडे में पर्टिकुलर 15-15, 20-20 क्वेश्चन आपको फिर से डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि एक एक 2-2 प्रश्न यहाँ से भी आपको बनता है। मैं कई बार कह रहा हूँ कि जितनी भी रीजनल हमारी हिस्ट्री है, क्षेत्रीय हिस्ट्री है, छोटे छोटे राज्य हुए हैं, यूजीसी नेट वहां पर फोकस कर रहा है, वहां से बहुत सारे प्रश्न बना रहा है। तो संगम साहित्य जो था उससे भी, संगम काल जो था उससे भी प्रश्न जो है वो 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है, और हमेशा ही प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए द हिस्ट्री वाला, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार।